नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका जीवंत अकेडमी यूट्यूब चैनल पर। किसी ने कहा है जो हार से हार जाता है वो जीत नहीं सकता। तो दोस्तों, हमें तब तक हार नहीं माननी चाहिए जब तक हम जीत न जाएं। पिछली क्लास में हम त्रिभुज के अंतः केंद्र, परिकेंद्र और लंब केंद्र की स्थितियों के विषय में डिस्कस किए हैं। आज की क्लास में हम क्वाड्रिलेटरल के कॉन्सेप्ट पर डिस्कस करेंगे और क्वाड्रिलेटरल में रेक्टेंगल अर्थात आयत की प्रॉपर्टी के विषय में आपको बताएंगे। तो हमारे साथ जुड़े रहिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लास है, क्योंकि जब हम ज्योमेट्री में क्वेश्चन लगाने चलते हैं तो हमें कॉन्सेप्ट की आवश्यकता पड़ती है और हमारा कॉन्सेप्ट जितना अच्छा होगा हम उतनी आसानी से प्रश्नों को हल कर सकते हैं। तो आइए आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम चतुर्भुज की परिभाषा को समझेंगे। तो याद रखना है, चार रेखाखंडों से घिरी हुई बंद आकृति को चतुर्भुज कहते हैं। यहाँ AB, BC, CD और AD चार रेखाखंड हैं। इनसे घिरी हुई बंद आकृति चतुर्भुज कहलाती है। रेखाखंड AB, BC, CD और AD को चतुर्भुज की भुजाएं कहते हैं तथा बिंदु A, B, C, D को चतुर्भुज के शीर्ष बिंदु कहते हैं। किसी चतुर्भुज के चारों अंतः कोणों का योगफल 360 अंश होता है। ये प्रॉपर्टी आपको याद रखनी पड़ेगी। अर्थात कोण A, कोण B, कोण C और कोण D, इन चारों अंतः कोणों का योगफल 360 अंश होता है। कोण A प्लस कोण B प्लस कोण C प्लस कोण D बराबर 360 अंश। ये प्रॉपर्टी हम प्रश्नों को लगाने में यूज करते हैं। यह मुख्य प्रॉपर्टी है चतुर्भुज की। इसी प्रकार से चतुर्भुज के चारों बहिष कोणों का योगफल भी 360 अंश होता है। तो आइए बहिष कोणों पर परिचर्चा करते हैं। भुजा BC को आगे हमने बिंदु E तक बढ़ाया तो ये बाहर बना कोण चतुर्भुज का बहिष कोण कहलाता है। इसको हमने अल्फा से लिखा। इसी प्रकार भुजा CD को बिंदु F तक हमने बढ़ाया और ये बाहर बना कोण बहिष कोण कहलाता है। इसको हमने बीटा से लिखा। इसी प्रकार भुजा AD को हमने बिंदु G तक बढ़ाया तो ये बाहर बना कोण बहिष कोण कहलाता है। इसको हमने गामा से लिखा। और इसी प्रकार से हमने भुजा AB को बिंदु H तक बढ़ाया तो ये बाहर बना कोण बहिष कोण कहलाता है। इसको हमने नीटा से लिखा। अब आपको याद रखना, इन चार बहिष कोणों का योगफल भी 360 अंश होता है। अर्थात अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा प्लस नीटा का योगफल ये भी 360 अंश होता है। तो हमने आपको चतुर्भुज की दो मुख्य प्रॉपर्टी बताई कि चतुर्भुज के सभी अंतः कोणों का योगफल 360 अंश होता है और चतुर्भुज के सभी बहिष कोणों का योगफल भी 360 अंश होता है। आपको यह भी याद रखना है कि किसी बहुभुज के सभी बहिष कोणों का योगफल 360 अंश होता है, चाहे वह त्रिभुज हो, चतुर्भुज हो, पंचभुज हो, खष्टभुज हो, अष्टभुज हो। तो इस प्रकार से कोई भी बहुभुज हम ले लें, उसके सभी बहिष कोणों का योगफल हमेशा 360 अंश होता है। ये प्रॉपर्टी भी आपको याद रखनी चाहिए क्योंकि यहां से भी प्रतियोगी परीक्षा में प्रश्न बनाता है। अब आइए चतुर्भुज के प्रकार पर डिस्कस करते हैं। चतुर्भुज के प्रकार में पहला प्रकार आयत होता है। आयत को हम अंग्रेजी में रेक्टेंगल कहते हैं। चतुर्भुज का दूसरा प्रकार वर्ग होता है। वर्ग को अंग्रेजी में स्क्वायर कहते हैं। चतुर्भुज का तीसरा प्रकार समांतर चतुर्भुज होता है। समांतर चतुर्भुज
समांतर चतुर्भुज को पैरेललोग्राम कहते हैं। और चतुर्भुज का चौथा प्रकार समचतुर्भुज होता है। इसे हम रंबस कहते हैं। और चतुर्भुज का पांचवा प्रकार समलंब चतुर्भुज होता है। समलंब चतुर्भुज, इसे हम ट्रिपेजियम कहते हैं। तो इस प्रकार से हमने बताया कि चतुर्भुज मुख्यतः 5 प्रकार का होता है: आयत, वर्ग, समांतर चतुर्भुज, समचतुर्भुज और समलंब चतुर्भुज। तो ये चतुर्भुज के प्रकार हुए। अब हम चतुर्भुज के पहले प्रकार आयत पर डिस्कस करेंगे और इसकी सारी प्रॉपर्टी को हम देखेंगे। तो आइए आयत पर चलते हैं। आयत एक ऐसा चतुर्भुज होता है जिसकी सम्मुख भुजाएं एक दूसरे के समांतर और बराबर होती हैं। यहाँ पर ABCD एक आयत होगा यदि इसकी सम्मुख भुजाएं AD, BC तथा AB और CD समांतर और बराबर हों। अर्थात गणितीय रूप में हम इसको AD बराबर BC लिखेंगे और AD समांतर BC लिखेंगे। इसी प्रकार से AB बराबर CD लिखेंगे और AB समांतर CD लिखेंगे। तो हमें याद रखना है कि आयत अर्थात रेक्टेंगल एक ऐसा चतुर्भुज है जिसकी सम्मुख भुजाएं समांतर और बराबर होती हैं और जिसके शीर्षों के कोण समकोण होते हैं। इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है ये, इसे भी आपको याद रखना है। अर्थात कोण A बराबर कोण B बराबर कोण C बराबर कोण D और बराबर 90 अंश। इस प्रकार से आयत का प्रत्येक शीर्ष कोण समकोण होता है। इसे आप याद रखेंगे। तो हमने आपको बताया कि आयत एक ऐसा चतुर्भुज है जिसकी सम्मुख भुजाएं समांतर और बराबर होती हैं एवं जिसके शीर्षों के कोण समकोण होते हैं। ये कंप्लीट परिभाषा है। अब हम आयत की प्रॉपर्टी पर डिस्कस करेंगे। तो आइए आयत की प्रॉपर्टी पर डिस्कस करते हैं। यदि किसी आयत की लंबाई L और चौड़ाई B हो तो आयत के विकर्ण को हम सम्मुख शीर्षों को मिलाकर लिखते हैं। यहाँ पर शीर्ष A और शीर्ष C को मिलाने पर विकर्ण AC बनता है। इसी प्रकार शीर्ष B और शीर्ष D को मिलाने पर विकर्ण BD बनता है। आयत के विकर्ण बराबर होते हैं। यह पहली विशेषता इसकी है, इसे आपको याद रखना है। पहली विशेषता आयत के विकर्ण बराबर होते हैं। विकर्ण बराबर होते हैं। यहां से प्रतियोगी परीक्षा में हमेशा प्रश्न बनता है कि निम्न में से किस चतुर्भुज के विकर्ण बराबर होते हैं। तो यहां मैं बता रहा हूं कि आयत के विकर्ण बराबर होते हैं। अर्थात विकर्ण AC का मान विकर्ण BD के बराबर होता है और आयत के विकर्ण को हमेशा अंडर रूट वैल्यू ऑफ L वर्ग प्लस B वर्ग से प्रदर्शित करते हैं। अर्थात आयत का विकर्ण अंडर रूट लंबाई का वर्ग प्लस चौड़ाई का वर्ग होता है। इससे हम आयत के विकर्ण की गणना कर सकते हैं। यहाँ पर समकोण त्रिभुज बनता है। तो समकोण त्रिभुज में हम जानते हैं कि कर्ण का वर्ग बराबर आधार का वर्ग प्लस लंब का वर्ग होता है। रख देंगे तो BD का मान हमें अंडर रूट L वर्ग प्लस B वर्ग प्राप्त हो जाएगा। तो पहली प्रॉपर्टी हमने आपको बताया
कि आयत के विकर्ण बराबर होते हैं। दूसरी प्रॉपर्टी आपको याद रखनी है कि आयत के विकर्ण के प्रतिच्छेद बिंदु से शीर्षों की दूरियां बराबर होती हैं। यदि विकर्ण AC और विकर्ण BD का प्रतिच्छेद बिंदु O हो तो शीर्ष A की दूरी, शीर्ष B की दूरी और शीर्ष C और D की दूरी बराबर होती है। अर्थात OA बराबर OB बराबर OC बराबर OD, और इनमें से प्रत्येक मान हम या तो AC का आधा लिख सकते हैं या हम BD का आधा लिख सकते हैं, क्योंकि AC और BD आयत के विकर्ण हैं और ये बराबर होते हैं। तो यहाँ पर हम AC का आधा या BD का आधा करके हम OA, OB, OC और OD का मान दे सकते हैं। तो इस प्रकार से हमने दो प्रॉपर्टी आयत की आपको बताई। आइए तीसरी प्रॉपर्टी पर चलते हैं। आयत का प्रत्येक विकर्ण इसे दो समान क्षेत्रफल के त्रिभुजों में बांट देता है। अर्थात अगर आयत का विकर्ण AC हम खींचें तो यह आयत दो समान क्षेत्रफल के त्रिभुजों में बट जाता है। तो यहां पर क्षेत्रफल त्रिभुज ABC बराबर हम लिखते हैं क्षेत्रफल त्रिभुज ADC। अगर यहां पर दोनों त्रिभुजों के क्षेत्रफल बराबर हुए तो इसका मतलब हुआ कि प्रत्येक त्रिभुज का क्षेत्रफल आधा हो गया आयत ABCD के क्षेत्रफल का। तो इस प्रकार से हमने आपको बताया कि आयत के विकर्ण बराबर होते हैं, आयत के विकर्ण के प्रतिच्छेद बिंदु से शीर्षों की दूरियां बराबर होती हैं, और आयत का प्रत्येक विकर्ण उसे दो समान क्षेत्रफल के त्रिभुजों में बांट देता है। तीन महत्वपूर्ण प्रॉपर्टी हमने आपको बताई। आइए चौथी प्रॉपर्टी पर चलते हैं। आयत के विकर्ण को व्यास मानकर खींचा गया वृत्त आयत का परिगत वृत्त कहलाता है। यहां पर आयत ABCD के विकर्ण AC को यदि हम व्यास मानकर वृत्त खींचें तो यह आयत का परिगत वृत्त कहलाता है। इस प्रकार से आयत के परिगत वृत्त की रचना हम आयत के विकर्ण को व्यास मानकर करते हैं। यहां पर विकर्ण का आधा डिस्टेंस, आधी दूरी परिगत वृत्त की त्रिज्या होगी। अर्थात R बराबर हम AC/2 लिखेंगे। और हमने आपको बताया कि आयत का विकर्ण √L वर्ग प्लस B वर्ग होता है। तो यहां पर AC की वैल्यू √L वर्ग प्लस B वर्ग होगी बटा 2। यह आयत के परिगत वृत्त की त्रिज्या है। आयत के परिगत वृत्त की त्रिज्या का मान √L वर्ग प्लस B वर्ग बटा 2 होता है। इसे आपको याद रखना है। आयत की लंबाई चौड़ाई मालूम होने पर उसके परिगत वृत्त की त्रिज्या हम ज्ञात कर सकते हैं। अब हम आयत का परिगत वृत्त का क्षेत्रफल भी बता सकते हैं। तो आयत के परिगत वृत्त का क्षेत्रफल πr² से हम लिखेंगे। पाई R की वैल्यू हमें मालूम है √L वर्ग प्लस B वर्ग बटा 2। इसका हम होल स्क्वायर कर देंगे क्योंकि यहाँ त्रिज्या का वर्ग है। तो इस प्रकार से आयत के परिगत वृत्त का क्षेत्रफल πL² प्लस B² बटा 4 होगा। यहाँ पर रूट का वर्ग कर देंगे तो रूट यहाँ हट जाएगा। तो इस प्रकार से आयत के परिगत वृत्त की त्रिज्या और आयत के परिगत वृत्त का क्षेत्रफल हमने बताया आपको कि आयत के परिगत वृत्त की त्रिज्या √L वर्ग प्लस B वर्ग बटा 2 होती है और आयत के परिगत वृत्त का क्षेत्रफल πL वर्ग प्लस B वर्ग बटा 4 होता है। अब हम आयत के अंतःवृत्त के क्षेत्रफल पर परिचर्चा करेंगे। अब हम पांचवी प्रॉपर्टी पर डिस्कस करेंगे। तो आपको याद रखना है आयत की छोटी भुजा को व्यास मानकर खींचा गया वृत्त आयत का अंतःवृत्त कहलाता है।
यहाँ पर छोटी भुजा चौड़ाई है, इसे अगर हम व्यास मानकर वृत्त खींचते हैं तो यह वृत्त आयत का अंतःवृत्त कहलाता है। अंतःवृत्त की त्रिज्या छोटी भुजा की आधी होती है, अर्थात अंतःवृत्त की त्रिज्या r बराबर हम b/2 से लिखते हैं। इस प्रकार से हमने आपको बताया कि आयत की छोटी भुजा को व्यास मानकर खींचा गया वृत्त उसका अंतःवृत्त होता है। बड़ी भुजा को व्यास मानकर वृत्त खींचने पर वृत्त आयत के बाहर चला जाता है, इसलिए हमेशा छोटी भुजा को व्यास मानकर ही हम आयत का अंतःवृत्त खींचते हैं। तो अंतःवृत्त की त्रिज्या छोटी भुजा की आधी होती है। अंतःवृत्त का क्षेत्रफल यहां से हम लिख सकते हैं पाई आर स्क्वायर, पाई आर का मान b/2 का स्क्वायर, तो यहाँ पाई b²/4 यह आयत के अंतःवृत्त के क्षेत्रफल को डिनोट करता है। तो इस प्रकार से आपको याद रखना है कि आयत के अंतःवृत्त का क्षेत्रफल पाई b²/4 होता है और आयत के अंतःवृत्त की त्रिज्या b/2 होती है। आयत की भुजाओं पर बने वर्गों का योग विकर्णों पर बने वर्गों के योग के बराबर होता है। ये छठवीं प्रॉपर्टी है, इसे आप याद रखेंगे। यदि हम विकर्ण AC और विकर्ण BD को मिला दें तो आयत की भुजाओं पर बने वर्गों का योग विकर्णों पर बने वर्गों के योग के बराबर होता है। तो इसे हम गणितीय रूप में AB² प्लस BC² प्लस CD² और प्लस AD² बराबर लिखते हैं AC² प्लस BD²। तो ये प्रॉपर्टी आपको याद रखनी है कि आयत के भुजाओं पर बने वर्गों का योग विकर्णों पर बने वर्गों के योग के बराबर होता है। प्रतियोगी परीक्षाओं में भुजाओं पर बने वर्गों का योग देकर विकल्प में विकर्ण पर बने वर्ग का योग दिखाता है, तो आप इसे आसानी से बता सकते हैं। याद रखना है आपको इस प्रॉपर्टी को। आइए अगली प्रॉपर्टी 7वीं प्रॉपर्टी पर चलते हैं। 7वीं प्रॉपर्टी में आपको याद रखना है कि आयत के अंदर स्थित किसी बिंदु से सम्मुख शीर्षों की दूरियों के वर्गों का योग बराबर होता है। अर्थात यदि हम आयत ABCD के अंदर कोई बिंदु P ले लें तो यहां से सम्मुख शीर्षों की दूरियों के वर्गों का योग बराबर होता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, इससे कई बार क्वेश्चन बना है। इस प्रॉपर्टी से UPSI और SSC के एग्जाम में कई बार क्वेश्चन आया है, तो इसे आप याद रखेंगे। अर्थात आपको याद रखना है कि यदि आयत के अंदर कोई बिंदु हो तो वहां से सम्मुख शीर्षों की दूरियों के वर्गों का योग बराबर होता है। गणितीय रूप में हम इसे PA² प्लस PC² बराबर लिखते हैं PB² प्लस PD²। यहां पर 3 मान मालूम होने पर चौथा मान हम निकाल सकते हैं। PA, PC, PB का मान मालूम होने पर हम PD का निकाल सकते हैं। अर्थात इस कॉन्सेप्ट में 3 मान मालूम हो तो चौथा हम निकाल सकते हैं। तो ये भी बहुत महत्वपूर्ण प्रॉपर्टी है, इसे आप याद रखेंगे। आइए अगली प्रॉपर्टी पर चलते हैं। आयत के भुजाओं के मध्य बिंदुओं को मिलाने पर समचतुर्भुज का निर्माण होता है। महत्वपूर्ण प्रॉपर्टी ये भी है, इसे भी आप याद रखेंगे। यदि ABCD एक आयत हो, AB का मध्य बिंदु P, BC का मध्य बिंदु Q, CD का मध्य बिंदु R और AD का मध्य बिंदु S हो, तो मध्य बिंदुओं को मिलाने पर चतुर्भुज का निर्माण होता है। यह चतुर्भुज हमेशा समचतुर्भुज होता है। प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछा जाता है कि किसी आयत की भुजाओं के मध्य बिंदुओं को मिलाने पर कौन सा चतुर्भुज बनता है, तो आप बताएंगे समचतुर्भुज। इसका रेसिप्रोकल भी आपको याद रखना है
कि समचतुर्भुज की भुजाओं के मध्य बिंदुओं को मिलाने पर आयत का निर्माण होता है। तो इस प्रकार से हमने आपको महत्वपूर्ण प्रॉपर्टी के विषय में बताया। आयत से हमेशा प्रतियोगी परीक्षाओं में प्रश्न बनता है, इन प्रॉपर्टी को आप याद रखेंगे। साथ ही साथ हमें मालूम है कि आयत का क्षेत्रफल लंबाई गुणे चौड़ाई, आयत का परिमाप 2 लंबाई धन चौड़ाई और आयत का विकर्ण √L वर्ग प्लस B वर्ग होता है। यहाँ पर L आयत की लंबाई है, B चौड़ाई है, तो आयत का क्षेत्रफल L गुणे B से लिखते हैं और आयत का परिमाप P मीन्स पेरीमीटर, यह 2L प्लस B होता है और D मीन्स डायगोनल अर्थात विकर्ण आयत का √L वर्ग प्लस B वर्ग होता है। ये फार्मूले हम बेसिक लेवल से ही पढ़ते रहते हैं और लंबाई तथा चौड़ाई का अंतर हमें प्राप्त करना हो तो हम गुणनखंड के नियम L प्लस B का होल वर्ग -4LB की सहायता से हम लंबाई चौड़ाई का अंतर निकाल सकते हैं। यह भी फार्मूला इंपॉर्टेंट फार्मूला, इसे आप याद रखेंगे। तो दोस्तों, आज की क्लास में हमने आयत की प्रॉपर्टी के विषय में बताया। अगली क्लास में हम वर्ग की प्रॉपर्टी के विषय में बताएंगे। हमारे साथ जुड़े रहिएगा, बहुत ही महत्वपूर्ण क्लास हम चला रहे हैं। धन्यवाद।